मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। आज मैं आपको स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि स्ट्रेटजी क्या होती है। किसी एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो डिटेल एक्शंस और पॉलिसी बनाई जाती है उसे स्ट्रेटजी कहते हैं। और हर एक प्लान जो है वो फॉर्मुलेट इसलिए किया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाती हैं, जैसे कि कुछ प्लान्स आए थे 12th 5 ईयर प्लान तक। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका एम ये था कि फूड शॉर्टेज की जो कमी है, जो फूड की कमी है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था। उस ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने कैसे जो है अचीव किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट करी वो एग्रीकल्चर सेक्टर की करी, इट इज़ द कॉल्ड ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ फर्स्ट प्लान, इसलिए हम इसको फर्स्ट प्लान ऑफ स्ट्रेटजी कह सकते हैं। इसके क्या क्या एलिमेंट्स थे। वाइड स्कोप था, बिल्कुल इंडियन प्लानिंग एक वाइड स्कोप था। ये सिर्फ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पावर, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही हेल्पफुल नहीं था, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग एंड अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर या बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए भी ज़रूरी थी। मतलब इसमें इस स्ट्रैटेजी का जो मेन प्लानिंग का एम था वो यही था कि साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट करनी हमने तीनों ही सेक्टर की, फिर चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टेरिटरी हो। सेकंड आता है आपका मिक्स्ड इकॉनमी। इंडियन प्लानिंग एक मिक्स्ड इकॉनमी है। इनमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को कोएग्जिस्ट किया जाता है और दोनों सेक्टर की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है और गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट करने का काम करती है। थर्ड आता है मोर इम्पॉर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर। कहता है जब डेवलपमेंट की बात हुई तो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई थी, जिसके 3 कारण थे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, पावर और बैकवर्ड एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रोल है वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, इंडस्ट्रीज़ में था। लेकिन रिसेंटली हम देखें तो पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारे सेक्टर जो है ओपनिंग कर दिए हैं। फिर आता है ग्रोथ ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कहते हैं हमारी जो स्ट्रेटजी था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे, उनका मोटिव यही था कि हमने ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, अपनी इकॉनमी की ग्रोथ रेट को। और हमारी इकॉनमी की ग्रोथ रेट तभी बढ़ेगी जब हमारी सेविंग से इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ उस टाइम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था 8.7% ऑफ जीडीपी। 2017-18 में इसका रेट इंक्रीज़ होकर 32.3% हो गया। फिफ्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। कहते हैं जितने भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे उनका मेन मोटिव ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सोर्स को कैसे प्रमोट किया जाए। तो उसके काफ़ी सारे रीजंस रहे थे, जैसे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करना है, लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल और मार्जिनल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोड्यूस करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना है और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम हमने चलाने हैं। तो ये सब करने के बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। 6th पॉइंट था बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे इनका मेन ये था कि हमने एक रीजनल डेवलपमेंट करनी है। उसके मेन एलिमेंट्स थे, हमें जो है जो बैकवर्ड एरिया रीजन्स हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करानी है। हमने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ में ही ओपन करनी है। हमने क्या करना है, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, हमने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है ताकि बैकवर्ड एरिया में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। फिर आता है सेल्फ रिलायंस। कहता है कि फोर्थ प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था सेल्फ सफिशेंसी के अचीवमेंट्स करना। और वो कैसे अचीव होगी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करके, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज़ करके, इंपोर्ट को उसका सब्सिट्यूट निकाल कर, एक्सटर्नल डेप्ट को लिमिटेड करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करके। फिर आता है प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। कहता है इन द 5 ईयर प्लान्स हमने बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट किया था और उस बैकवर्ड क्लासेस में एससी और एसटी स्टूडेंट्स आया करते थे। इसमें कुछ स्टेप्स टेकन किए गए थे एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने के लिए। जैसे पहले उनको एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी जाने लगी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाने लगी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बैकवर्ड एरियाज़ को प्रोवाइड करानी, रिजर्वेशन दी गई उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको सरप्लस लैंड दी गई, आर्टिशंस की हेल्प की गई,
उनको हाउस प्रोवाइड किए गए, ट्रिब्यूनल एरिया की डेवलपमेंट की गई। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हम कहते हैं इस स्ट्रेटजी का जो मेन पावर था कि हमने एजुकेशन से स्किल्ड मैन पावर तैयार करने हैं, और वो जर्नल और टेक्निकल एजुकेशंस को एक्सपेंड करके ही हो सकते हैं। स्पेशल जो एफर्ट्स किया गया था वो अडल्ट एजुकेशन और वुमेन एजुकेशंस पर किया गया था, जो कि पहले नहीं दी जाती थी। सोशल वेलफेयर की बात करें तो इस प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत सारे सोशल स्कीम जो है चलाई गई थी, स्पेशली पुअर और नेग्लेक्टेड सेक्शंस को एनहांस करने के लिए। जैसे कि पहला जो इंस्टेंस था वो क्या था कि हेल्प टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन सोशल वेलफेयर। सेकंड था कि हमें मेडिकल केयर और फैमिली प्लानिंग में ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ओल्ड एज होम्स क्रिएट करने हैं, हमें ब्लाइंड, मेंटली और फिज़िकली जो रिटायर्ड पर्सनस हैं उनकी केयर करनी है, नीडी वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, फ्री मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है हमने पुअर सेक्शंस को। तो इन शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रेटजी ऑफ मेन एलिमेंट्स है उनका यही था कि हमने बैकवर्ड एरियाज़ को अपलिफ्ट करना है, हमने इन्वेस्टमेंट बनानी है, हमने इकॉनमी को इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, बैलेंस ग्रोथ करनी है, सेल्फ रिलायंस करना है, रीजनल डेवलपमेंट करनी है। तो इन सब बातों को लेकर ही हमारी स्ट्रैटेजी यानी कि जो हमारा मेन एलिमेंट्स था उसको टारगेट को अचीव किया गया था। अब आता है रैशनल ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान्स। दो बेसिस हैं। पहला, ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। फिर सेकंड कहता है मोर एम्फसाइज ऑन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन कंपैरिजन टू द अदर इंडस्ट्री। तो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोर एम्फसाइज ऑन इंडस्ट्री इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। कहता है कि अगर एग्रीकल्चर पर हम ज़्यादा फोकस करते तो पब्लिक सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता, जिससे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होती और कैपिटल फॉर्मेशन तो इन कंपैरिजन टू दी अदर इंडस्ट्री हमारी हो नहीं पाती। तो कहते हैं कि अगर हमने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो उसका बेनिफिट्स क्या हुआ, हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई, और नेशनल इनकम बढ़ने का रीज़न ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो गई। कहते हैं कि ज़्यादा एम्फसाइज़ इंडस्ट्री सेक्टर पर किया जाना चाहिए जिससे कि नेशनल इनकम फास्टर रेट से ग्रोथ हो। अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देते हैं तो इसमें नेशनल इनकम बढ़ेगी लेकिन एट ए स्लोअर रेट। तो हमारी जो इनकम है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज़ मोर देन यूनिटी। विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज मोर देन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। यानी कि अगर हमने हायर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो वो तभी होगा जब हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा इन कंपैरिजन टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर। टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्निकल डेवलपमेंट की बात हो रही है वो तभी होगी जब केमिकल फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड्स जो है टेक्निकल वे से उसको यूज़ किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही जो है क्रिएट हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। हमारा जो मेन प्रेशर रहेगा कि पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर इज़ रिड्यूस, कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको कम किया जाए। देस पर कैपिटा इनकम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर गोज़ अप। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर यूज़ ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। कहते हैं इंडिया इज़ एंडोड विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, नीड ऑफ पीपल इन द कंट्री आर ऑल्सो वेराइड। It is the development of industrial sector and imparts diversification to the economy and leads to development of different sector, proper utilization of different resources. बैलेंस डेवलपमेंट, बिल्कुल बैलेंस डेवलपमेंट तभी होगी जब एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका सुधरेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो हम यही कहेंगे कि अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ फूड ग्रेन सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा हो जाती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने की बात है वहाँ इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट किया जाना चाहिए। कहते हैं नो डाउट ये लॉन्ग रन है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, बट हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आता है मोर एम्फेसाइज ऑन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। कह रहा है दूसरा एस्पेक्ट इंडियन प्लानिंग का ये था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई थी वो हैवी इंडस्ट्रीज़ को दी गई थी। हैवी इंडस्ट्रीज़ में लाइक आयरन एंड स्टील, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मशीन्स आ जाती हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये मशीन्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, कैपिटल गुड्स और अदर इक्विपमेंट की तरफ फोकस करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ होने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी जो है बेनिफिट्स हुआ है। बेसिक इंडस्ट्री ऑल्सो लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज स्ट्रेंथन, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़ फॉर द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। हमें ये ध्यान रखना है
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना, हमें अपनी कंट्री को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाना है। अगर उसको इंपोर्टिंग को मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा तो हमारी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमारी कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका जो क्रिटिसिज्म है वो यही है, कहता है द अबव रैशनल ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजी इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन मैनी काउंट्स। नंबर 1, some critics are of view that more emphasis should have been laid on production of export goods in which we are comparatively more competent। कहते हैं कि अगर हमने एक्सपोर्टिंग गुड्स को बढ़ा दिया जिसकी वजह से जो कॉम्पिटेंट है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा हो जाएंगे, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू इम्पोर्ट गुड्स from abroad as better quality capital goods are produced at less cost in other countries. Their import is relatively cheaper. Second, another point of criticism is that as a result of this strategy, production of consumer goods has gone down. कि जो consumer goods है उनकी production कम हो जाएगी और prices gone up हो जाएंगे. थर्ड कहता है अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होगा क्या, कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूमर गुड सेक्टर में की जाएगी। विद इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्टर डिमांड फॉर मशीन विल गो अप, सो देयर प्रोडक्शन विल बिकम पॉसिबल। क्योंकि मशीन्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि हमें दोनों ही सेक्टर में डेवलपमेंट करनी है, फिर चाहे वो बेसिक इंडस्ट्री हो चाहे फिर वो हैवी इंडस्ट्रीज़ हो।